Welcome to my channel Humanities Studies. This is the part 3 of chapter number 2 class 12th history, kings, farmers and towns. Now in the part 2 we have already studied about the strategies for increasing agriculture production. Now we are going to start the topic differences in rural society. अब टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी बढ़ाई गई, प्रोडक्शन बढ़ी. अब प्रोडक्शन बढ़ी तो रिज़ल्ट जो है वो अनइवन आए. बेनिफिट्स आज भी अनइवन है. इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें, बहुत लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है. तो ऐसा डिफरेंशिएशन सोसाइटी में है. तो इतिहास में भी सेम टू सेम था कि जो थे डिफरेंशिएशन थी इकोनॉमी में हमेशा से. जो रिज़ल्ट आए वो अनइवन आए. किसी के पास ज़्यादा पैसा था, किसी के पास कम पैसा था, कोई अमीर था तो कोई गरीब था. अब इतिहासकारों को कैसे पता चला? क्योंकि हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स के लोगों के बारे में पता चलता है. जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे. तो इसी से ही हमें पता चलता है कि जो डिफरेंशिएशन थी सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी उन लोगों में जो खेती बाड़ी में इंगेज थे, काम करते थे. अब हम लोग टर्म गाहापति के बारे में पढ़ते हैं. तो गाहापति एक ऐसा टर्म था जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए यूज़ होता था, यानी कि एग्रीकल्चर लेबरर्स एज वेल एज इट फॉर पीजेंट्स. अब जो ज़मींदार थे, लैंड होल्डर्स थे और विलेज हेडमैन्स थे, ऑब्वियसली वही थे एक गाँव की पावरफुल फिगर्स, विलेज की पावरफुल फिगर्स थे वो लोग. और उनके अंडर ही मतलब नौकर चाकर हुआ करते थे. छोटे फार्मर्स भी उनके अंडर ही हुआ करते थे. एंड अर्ली तमिल की जो लिटरेचर थी वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मेंशन करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिफरेंशिएशन उस टाइम पे सोसाइटी में देखने को मिलती है. अब जैसे कि उनके तमिल टेक्स्ट में कौन कौन से लोगों के बारे में मेंशन है, जैसे कि लैंड ओनर्स हो गए, प्लोमैन हो गए और स्लेव्स यानी कि नौकर चाकर हो गए. इट इज़ लाइकली डैट दिस डिफरेंशिएशन वर बेस्ड ऑन डिफरेंट एसेस टू लैंड. किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन थी? जिसके पास जितनी ज़मीन थी उस हिसाब से थी, जिसके पास जितने नौकर थे, और कई जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी वो अमीर थे, जिनके पास नहीं थी वो गरीब थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो अमीर थे, और जिनके पास बिल्कुल ही कोई ज़मीन नहीं थी, जो लैंडलेस थे, वो सोसाइटी में नीचे थे. नाउ इन सच अ क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशल. अब अगर हम लोग इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको किस चीज़ पे फोकस करना है कि किसके पास कितनी ज़मीन है. उस बेसिस पे जो है लोग इकोनॉमिकली सोसाइटी में डिफरेंट थे, जो हमें लीगल टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है एविडेंस. लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलर एलाइट्स. अब अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा से हमें एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग जो थे वो अपनी ज़मीनों का अनुदान कर रहे थे, ग्रांट्स कर रहे थे आगे. और वो जब भी ऐसे ही अपनी ज़मीनें दिया करते थे किसी को तो वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करवाया करते थे. ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो पत्थर की होती थी और कॉपर प्लेट्स में होती थी. और जब भी वो ये ट्रांजैक्शन किया करते थे तो वो लोग नोट करवाते थे कि ये ट्रांजैक्शन, ये जो ज़मीन है हमने किसको दी है, ट्रांजैक्ट किसको करी है, और उससे भी लिखवाते थे जिसको ज़मीन मिली थी. अब ज़्यादातर जो है हमें जिनकी मतलब रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं इतिहास में, तो ज़्यादातर ज़मीनें जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट करी गई हैं. जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, मंदिरों की कंस्ट्रक्शन के लिए वो ज़मीनें दी गई. तो मतलब ऐसे ही लोग जो थे अनुदान किया करते थे ज़मीनों का. और ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है हिस्ट्री से रिलेटेड वो ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में है और कई लोकल लैंग्वेजेस में भी हैं, जैसे कि तमिल और तेलुगु. अब हम पढ़ेंगे इन इंस्क्रिप्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में. नाउ प्रभावती गुप्ता, द डॉटर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर. प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्ता II की बेटी थी और उनकी शादी जो थी एक दूसरे राजघराने में हुई थी जो थे वाकाताकास, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे इन द डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब हमें संस्कृत लीगल टेक्स्ट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि वुमेन्स के पास जो है इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं था ज़मीनें कंट्रोल करने का. लेकिन
हमें प्रभावती गुप्ता के केस से ये देखने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता के पास उनके पास ज़मीनें थी जो उन्होंने आगे ग्रांट करी। हमें इंस्क्रिप्शन से ही चीज़ें पता चलती हैं कि उनके पास ज़मीनें थी, तभी तो उन्होंने आगे ग्रांट करी थी वो ज़मीन। तो उनका केस जो था वो डिफरेंट था क्योंकि वो एक क्वीन थी, और बाकी महिलाओं से उनका केस जो था वो एक एक्सेप्शनल था। इस वजह से जो प्रभावती गुप्ता थी उनके पास ज़मीनें थी उनके पास एक्सेस था रिसोर्सेज का, and her situation was therefore exceptional. It is also possible that provisions of legal text were not uniformly implemented. ये भी हो सकता है कि जो लीगल चीज़ें ब्राह्मण ने कंपोज करी हैं वो हर जगह पे मानी ना जाती हों, यूनिफॉर्मली ना मानी जाती हों, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से ही एक महिला ही थी प्रभावती गुप्ता जिनके पास ज़मीनों का एक्सेस था। अब जो इंस्क्रिप्शंस थी वो हमें बाकी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा बताती हैं, इतिहास के बारे में, अबाउट रूरल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी। अब जो पॉपुलेशन रहती थी जैसे कि पीजेंट्स हो गए, उनको टाइम टू टाइम जो थे राजा को देने पड़ते थे, जो भी वो खेती बाड़ी करते थे, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, वो चीज़ उनको राजा को भी थोड़ी सी देनी पड़ती थी। एक्सपेक्टेड था कि वो लोग अगर उनके राज्य में रह रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा। और इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों को नई लॉर्ड की, यानी कि नया जो राजा बना है, उसकी हर बात माननी पड़ती थी, ओबे करना पड़ता था, और उनको सारे ड्यूज जो हैं वो टाइम टू टाइम राजा को देने पड़ते थे। ज़मीनों का जो अनुदान हो रहा था ये एकदम से कैसे स्टार्ट हो गया अलग अलग पार्ट्स में कंट्रीज़ के? तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास करा पता लगाने का। अब वो देखते हैं कि इन चीज़ों में रीजनल वेरिएशंस थी। रीजनल वेरिएशंस का क्या सेंस है यहाँ पे कि कोई जो था वो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें दे रहा था, कोई छोटे प्लॉट्स दे रहा था, कोई अनकल्टिवेटेड दे रहा था, तो कोई अलग चीज़ें दे रहा था, बट ज़मीनों का अनुदान हो रहा था, ग्रांट हो रहा था, ये बात श्योर है। अब हिस्टोरियंस में बहुत टाइम तक डिबेट हुई कि भाई क्यों एकदम से जो लोग थे वो ऐसे ज़मीनें ग्रांट करने लग गए थे। तो कई हिस्टोरियंस का ये मानना था कि ये एक स्ट्रैटेजी थी जिससे खेती बाड़ी बढ़ाई जा सके नए एरियाज़ में भी। और दूसरे थे जो हिस्टोरियंस, दूसरे ग्रुप थे, उनका ये मानना था कि मतलब अगर कोई किंग जो है वो ज़मीनें ग्रांट में दे रहा है तो वो उनकी वीकनिंग पॉलिटिकल पावर को दर्शाता था, यानी कि उनकी पॉलिटिकल पावर कमज़ोर हो रही थी, उस चीज़ को दर्शाता था। किंग जो था अगर वो कभी हार रहा था या कभी उसको लगता था कि समानता ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो वो अलायंसेस बढ़ाने के लिए जो है ब्राह्मण्स वगैरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज़मीनों का अनुदान किया करता था। जो राजा था वो ज़मीनों का जो था अनुदान किया करता था जब उसको लगता था कि वो अपनी पावर को लूज़ कर रहा है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भला दिखाने की कोशिश करता था ये करके, व्हेन दे वर लूजिंग कंट्रोल, जब उनको लग रहा था कि उनकी प्रजा से अब उनका जा रहा है कंट्रोल, तो वो ऐसे करके अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस दिखाया करते थे इतिहास में, ताकि वो अपनी प्रेजेंट पावर जो है वो बढ़ा सके। अब जो लैंड ग्रांट्स थे वो हमें रिलेशनशिप भी बताते हैं कि स्टेट और कल्टीवेटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था। अब जो लोग बहुत से बाहर थे, यानी कि जो लोग जंगलों में रहा करते थे, जैसे कि हो गए हंटर गैदरर्स, हो गए फिशर फॉक्स, पेस्ट्रोलिस्ट जो पशुपालक थे, या फिर मोबाइल लोग जो एक जगह पे टिकते नहीं थे, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, इन ग्रुप की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में और जो भी वो लेन देन या फिर ग्रांट्स किया करते थे उनके बारे में हमें कोई भी डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता है। टाउन्स एंड ट्रेड। अब कैसे व्यापार की शुरुआत हुई, कैसे नई सिटीज़ बनी। So let us retrace our step back to the urban centers that emerged in the several parts of subcontinent. हमने पीछे ही पढ़ा था बहुत सारे अर्बन सेंटर्स, डेवलप्ड सेंटर्स जो थे, कस्बे वगैरह डेवलप होने लगे थे 6th सेंचुरी BCE के दौरान। हमने महाजनापदास के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स यानी कि कस्बे जो थे वो कहाँ पे डेवलप्ड होना शुरू हुए, जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकती थी, जहाँ पे लोग अच्छे से ट्रैवल कर सकते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाटलिपुत्र जो है वो रिवराइन रूट के पास है, तो वहाँ पे डेवलप होने लग गए। उज्जैनी जो है वो लैंड रूट के पास है, मतलब कि लोग जो है
ज़मीन से ट्रैवल कर सकते थे, इसमें लोग रिवराइन से रिवर से ट्रैवल कर सकते थे। पुहाड़ जो था वो नियर द कोस्ट था, सी रूट के पास पड़ता था पुहाड़। और जो मथुरा थी वो भी एक बस्लिंग सेंटर बन रहा था। बस्लिंग का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, चाहे वो कमर्शियल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के ट्रेडिशन कल्चरल से रिलेटेड हो, या फिर वो किंग से पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। नाउ अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब जब तक हमने इतिहास के बारे में पढ़ा है ना, हमें ये चीज़ तो पता है कि जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे या बहुत ज़्यादा अमीर बंदे हुआ करते थे, वो हमेशा से ही फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे। वो अपना मतलब पूरा प्रबंध करके रखते थे, फोर्टिफिकेशन करवा के रखते थे। और आज के समय में जो है एक्सकावेशंस उस जगह पे कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग जो हैं वो रह रहे हैं, लोग जो हैं वो उस एरियाज़ में अभी रह रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा हम लोग खुदाई नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी इतिहासकारों को बहुत ज़्यादा जो है एक्सकावेशन करवा के बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिकवर करी है इस टाइम पीरियड की। और जिसमें से एक आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें फाइन पॉटरी बाउल है, ग्लॉसी फिनिश है एकदम, मतलब बढ़िया बने हुए थे डिशेस हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इतनी ज़्यादा ये ग्लॉसी फिनिश के थे कि इतिहासकारों ने इसका मतलब यही रख दिया। ये पता लगता है इससे कि ये लोग जो अमीर होते होंगे वो इसको यूज़ करते होंगे एज एन ऑर्नामेंट। और आज भी होता है ना कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनी हुई हैं, एक यूनिक चीज़ है, वो अमीर ही लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ऐसे हिस्टोरियंस ने रिकवर करा कि ये जो चीज़ थी ये उस टाइम के जो रिच लोग होते होंगे वो यूज़ करते होंगे। और भी हमें बहुत सारे वेपन्स मिले, वेसल्स मिले, बहुत सारे मटेरियल्स मिले, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर टाइप की चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं इस टाइम पीरियड की। नाउ ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब जो व्यापार की शुरुआत हुई वो 6th सेंचुरी BC से देखने को मिलती है कि लोग जो थे वो लैंड रूट्स और रिवराइन रूट्स के जो ज़रिए थे उनसे वो व्यापार किया करते थे। कई लोग सब कॉन्टिनेंट में किया करते थे, कई लोग जो थे वो दूर दूर तक किया करते थे, जैसे कि सेंट्रल एशिया, ओवरसीज़ तक किया करते थे, अरेबियन सी, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यानी कि व्यापार जो था वो शुरू हो गया था। और जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, वो इन रूट्स को कंट्रोल करने की पूरी वो कोशिश किया करते थे, और वो इनको व्यापार करने के देने की एक प्राइज़ मनी भी लिया करते थे। एक प्राइज़ लिया करते थे कि हम लोग तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और तुम जो है अच्छे से व्यापार कर पाओगे। ज़्यादातर जो राजा होते थे वो इनको कंट्रोल करना ही चाहते थे। अब जो लोग व्यापार किया करते थे और व्यापार के लिए ट्रैवल करते थे, उन लोगों में आते थे पेडलर्स। पेडलर्स कौन होते थे? जो फुट के ऊपर चल चल के जो थे ट्रैवलिंग किया करते थे। और सेकंड नंबर पे मर्चेंट्स जो थे वो जानवरों का यूज़ करते थे, बुलक कार्ड्स करते थे, बैलगाड़ी का प्रयोग करके व्यापार करते थे। अब सी फारर्स भी थे जो व्यापार करते थे। सी में जो था रिस्क ज़्यादा होता था, तो क्योंकि डूबने के भी चांसेस हो सकते हैं अगर मौसम ख़राब हो जाए। रिस्क था पर वो हाईली प्रॉफिटेबल था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स थे जो व्यापार कर करके बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, सोसाइटी में एनॉर्मसली रिच हो गए थे। और उनमें आते थे सेठीज़ और सत्यवाहस प्रकृत में, और मासातुवंस इन तमिल। ये लोग जो थे व्यापार कर करके अमीर हो गए थे। अब व्यापार का मतलब ही यही है कि एक गुड को दूसरी जगह, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जो थे कैरी करना और उसको फिर बेचना। और इनमें क्या क्या चीज़ें आती थी? सॉल्ट, क्लोथ, मेटल और फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो थी व्यापार होती थी। और इनकी रोमन एम्पायर में एक हाई डिमांड थी, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था उस टाइम का व्यापार। एज वर टेक्सटाइल, मतलब ये लोग जो थे वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे बेसिकली अरेबियन सी से मेडिटेरियन तक। सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।